सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष है एंड वेलकम टू mvidyarthi.com। माय डियर फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे जनरल साइंस और जनरल साइंस के अंदर हमारे 3 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके और आज हमारा यहाँ पे जनरल साइंस का लेक्चर नंबर 4 रहने वाला है। फर्स्ट चैप्टर लिया था मैंने हमारा आई आंख, जो कि मैंने आपको 2 लेक्चर में कंप्लीट खत्म किया था बीमारियों के साथ, डिफेक्ट्स के साथ। फिर हमारा लेक्चर नंबर 3 आया था। लेक्चर नंबर 3 के अंदर मैंने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, उसको मैंने नाम दिया था एंडोक्राइन सिस्टम, हिंदी में बोला जाता है अंतःस्रावी तंत्र। लेक्चर नंबर 1 एंडोक्राइन सिस्टम का ऑलरेडी हो चुका और आज हमारा एंडोक्राइन सिस्टम का लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है, जो कि मैंने आपको बता दिया था इसके पहले वाले लेक्चर में कि ये लेक्चर हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है? क्योंकि आज के इस लेक्चर के अंदर भैया हम देखने वाले हैं पैनक्रियाज ग्लैंड के बारे में, अग्नाशय ग्रंथि के बारे में, अग्नाशय ग्रंथि के बारे में। लेक्चर नंबर 1 के अंदर मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको एंडोक्राइन सिस्टम का कंप्लीट बेसिक बताया था, इंट्रोडक्शन दिया था, मैंने सारी चीज़ें जो मेन थी वो आपको बता दी थी। और अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आपके इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो 2 ग्रंथियाँ हैं, वो पहली ग्रंथि तो है आपकी अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि, और जो आपकी सेकंड ग्रंथि है वो है पीयूष ग्रंथि। तो एक तो आपकी इधर से पेनक्रियाज ग्लैंड इंपॉर्टेंट है और एक पिट्यूटरी ग्लैंड इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में अग्नाशय देखेंगे, अगले लेक्चर में पीयूष ग्रंथि देखेंगे। तो इन दोनों लेक्चर में से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में टिपकने वाला है, आप देख लेना चाहिए, ठीक है। तो आप चैनल पे नए हो तो आपको नहीं पता होगा कि इसका नोट्स कहाँ मिलेगा। तो ये वेबसाइट है mvidyarthi.com, amvidyarthi.com, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स मिल जाएगा, जो मैं पढ़ाऊंगा वो, तो आप जाकर नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। चैनल पे नए हो तो चैनल भी नया है और आप भी नए हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो और अपना सपोर्ट दिखाओ, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं भैया अग्नाशय ग्रंथि की। अब मैंने अब ये भी बोला था अग्नाशय ग्रंथि इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट क्यों है? अब हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन से मैं अभी से शुरुआत कर रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन होंगे आप जोड़ते जाना कि कितने क्वेश्चन इस ग्रंथि के ऊपर बन सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, जो कि मैंने लेक्चर नंबर 1 में बता दिया था। बताओ अग्नाशय ग्रंथि पैनक्रियाज ग्लैंड एक कैसी ग्लैंड थी? ये क्या एंडोक्राइन थी, एक्सोक्राइन थी या फिर मिक्स्ड ग्लैंड थी? ये आपकी मिक्स्ड ग्लैंड थी, यानी कि आपकी ये मिश्रित ग्रंथि थी। अभी मिश्रित ग्रंथि क्यों थी? क्योंकि इसमें एक तो आपको एक्सोक्राइन पार्ट भी मिलेगा और एंडोक्राइन पार्ट भी मिलेगा, यानी कि अंतःस्रावी भी होती है और बाह्यस्रावी भी होती है, इसलिए इसको मिक्स्ड ग्लैंड नाम दिया जाता है। हमारी बॉडी में एक ही ऐसी ग्रंथि है जो मिश्रित ग्रंथि के रूप में मिलती है। अभी मिश्रित ग्रंथि हुई तो कैसे हुई है? सवाल आ रहा होगा आपका, मिश्रित ग्रंथि क्यों बोला? मुझे बताओ भाई, मिश्रित ग्रंथि क्यों बोला? तो मैं अब आपको बताता हूँ मिश्रित ग्रंथि क्यों बोला। तो देखिए, ये क्या है आपकी? ये आपकी सेल है, ये आपकी क्या है? ये सेल है। ये इस सेल को क्या मैं इसको ग्रंथि बोल सकता हूँ? यस, ये ग्रंथि है। बताओ ग्रंथि क्या होती थी? ऊतक होता था। कौन सा ऊतक होता था? स्त्रावी ऊतक होता था। स्त्रावी ऊतक को ही तो मैंने यहाँ पे ग्रंथि नाम दिया था। तो ये क्या है आपकी? ये आपकी ग्रंथि है, आपकी ये सेल है, ये आपकी ग्रंथि है। और ग्रंथि किससे मिलकर बनी हुई होती थी? मैंने आपको बताया था, जो ऊतक होता था, ऊतक यहाँ पे कई कोशिकाओं के समूह से मिलकर बना हुआ होता था। ऊतक यहाँ पे कई कोशिकाओं के समूह से मिलकर बना हुआ होता था। लेकिन ये क्या है आपकी? ये ग्रंथि है, और ग्रंथि भी यहाँ पे कई कोशिकाओं के समूह से मिलकर बना हुआ होता है। तो क्या मैं इसको यार ऊतक ही नाम दे देता हूँ? मैं एक काम करता हूँ, इसको ऊतक ही बोल देता हूँ। जब तुम्हारे ऊपर से निकलेगा, इतना हाई लेवल पे नहीं जाता हूँ, थोड़ा नीचे रहते हैं। ये क्या है आपकी? ये ग्रंथि है, और ग्रंथि में यहाँ पे क्या है? कई सारी सेल है। तो कई सारी सेल से मिलकर एक ग्रंथि बनी हुई है। अब आपको इससे एक चीज मैं बताता हूँ आपको, मैंने अभी आपको बताया था कि अग्नाशय ग्रंथि के अंदर एंडोक्राइन पार्ट भी मिलता है और एक्सोक्राइन पार्ट भी मिलता है। एक बचपन की चीज याद दिलाता हूँ आपको, जब आपने 8वीं 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, कि आपने एक चीज ये सुना, कभी ये नाम सुना है आपने? कभी लैंगरहैंस के द्वीप समूह सुना होगा, लेकिन समझ कभी नहीं आया होगा, मेरे को पता है। तो मैं अब आपको समझा देता हूँ। इस द्वीप का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है? आइसलैंड। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? आइसलैंड। इस द्वीप का मतलब क्या होता है? चलो बताओ। बीच में मैं समझा रहा हूँ, देखो इधर से, इधर देखो। ये द्वीप का मतलब क्या होता है? इधर से ये आपका भूभाग होता है, ये बीच में क्या है? भूभाग है। यहाँ पे जानवर रहते हैं या इंसान रहते हैं, जमीन है, रेत है, और इसके चारों तरफ यहाँ पे क्या है? ये पानी है, ये वाटर है। इसके चारों तरफ क्या है? ये वाटर है, ये वाटर है। तो अगल बगल में वाटर और बीच में भूभाग हो तो उसको क्या नाम दिया जाता है? द्वीप नाम दिया जाता है, द्वीप नाम दिया जाता है। आप बोलोगे ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे? तो सुनो अच्छे से। जो यहाँ पे ये भूभाग है, जो ये रेत है, जो ये भूभाग है, तो ये भूभाग सेम टू सेम इसमें आप इधर देखो ग्लैंड में, इसी तरीके से यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? भूभाग की जगह आपको यहाँ पे मिलती है, आपको इधर से कोशिका मिलती है। क्या मिलती है? कोशिका मिलती है। और ये कोशिका किस में डूबी हुई है? ये कोशिका किस में डूबी हुई है? क्या कोशिका के अंदर, क्या इस ग्रंथि के अंदर बताओ, क्या कोशिका द्रव्य है? क्या ये साइटोप्लाज्म है? क्या कोशिका द्रव्य है? क्या साइटोप्लाज्म है? जिस तरीके से कोशिका इस कोशिका द्रव्य में डूबी हुई है, इसी तरीके से ये आइसलैंड, जो ये द्वीप है, यहाँ पे जो भूभाग है, ये पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ है। इसी तरीके से जो ये कोशिका है यहाँ पे, ये भी यहाँ पे कोशिका द्रव्य से घिरी हुई है। तो बस इसको हम क्या बोलेंगे? जब इसको द्वीप बोला तो डेफिनेटली हम इसको भी द्वीप ही बोलेंगे।
देंगे ना। लेकिन जब इसकी साइंस में जिस साइंटिस्ट ने खोज की थी उसका नाम था लैंगरहैंस। क्या नाम था उसका? लैंगरहैंस। तो फिर इज्जत देने के लिए बेचारे को बोल दिया जाता है लैंगरहैंस के द्वीप समूह। समूह क्यों आया? क्योंकि कई सारी कोशिकाएं हैं, आप देख सकते हो, तो लैंगरहैंस के द्वीप समूह इसलिए नाम दिया। ये बचपन की बात थी, अब समझो काम की बात। मैंने बताया था एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दो पार्ट होते हैं। कैसे होते हैं अब आप देख लो। जो ये कोशिका द्रव्य है, जो ये साइटोप्लाज्म है, ये आपका एक्सोक्राइन पार्ट बनाता है। ये फ्लूइड होता है जो ये क्या बनाता है? ये आपका एक्सोक्राइन पार्ट बनाता है। और जो इधर से आपकी जो ये कोशिका होती है, ये क्या होती है? यानी कि मैंने भूभाग से कंपेयर किया था इसको। ये क्या बनाता है आपका? ये एंडोक्राइन पार्ट बनाता है। ये क्या बनाता है? एंडोक्राइन पार्ट बनाता है। हम पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम, तो यहाँ पे हम कंप्लीटली एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में ही पढ़ेंगे। तो एंडोक्राइन ग्लैंड यहाँ पे ये अग्नाशय ग्रंथि मिक्स्ड ग्लैंड होती है, अंतःस्रावी बहिस्रावी दोनों होती है। तो जो एंडोक्राइन पार्ट है, एंडोक्राइन पार्ट यहाँ पे 3 कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। क्या यहाँ पे 4 ही कोशिकाएं होती है कि टोटल मैंने 4 ही बना रखी है? 4 नहीं, यहाँ पे हजारों कोशिकाएं होती है, सैकड़ों कोशिकाएं होती है। लेकिन समझाने के लिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आपकी जो 3 कोशिकाएं है, वो आपका जो एंडोक्राइन पार्ट है ना, वो इन 3 कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। पहला अल्फा सेल, दूसरा बीटा सेल और तीसरा गामा सेल। यानी कि अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका। क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन तो आपका ये बना था कि मिक्स्ड ग्लैंड होती है। फिर पूछा जाएगा कि लैंगरहैंस के द्वीप समूह बताओ एंडोक्राइन पार्ट बनाते हैं, एक्सोक्राइन तो एंडोक्राइन पार्ट बनाते हैं। फिर पूछा जाएगा जो ये एंडोक्राइन पार्ट बनाता है कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है? तो ये 3 कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, अल्फा सेल, बीटा सेल एंड गामा सेल। अब आपसे पूछा जाता है अगला क्वेश्चन, इनसे पूछा जाएगा बताओ इनसे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। पूछेगा बताओ ये कौन सी कोशिका कौन सा हार्मोन निकालती है। तो सुन लो अच्छे से। तो सेकंड नंबर का है ना, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो इधर से बीटा सेल है, बीटा कोशिका, ये एक हार्मोन निकालती है और उस हार्मोन का नाम होता है इंसुलिन। क्या नाम होता है? इंसुलिन। तो बीटा कोशिका कौन सा हार्मोन निकालती है? इंसुलिन। अब आपसे इंसुलिन के ऊपर ही ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा इंसुलिन के ऊपर, बताओ इंसुलिन को कौन कौन बनाता है? तो आप बताओगे भाई अग्नाशय ग्रंथि की बीटा सेल यहाँ पे इंसुलिन का निर्माण करती है। फिर पूछेगा बताओ इंसुलिन का क्या काम है, फंक्शन पूछेगा। फिर पूछेगा बताओ अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो आपकी बॉडी में कौन सी बीमारी होगी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं स्टार्टिंग करता हूं, तो आप एक बार देख लो, नॉलेज के लिए बता रहा हूं ओनली। जो अल्फा कोशिका होती है, ये ग्लूकागोन का स्त्रवण करती है। आपके एग्जाम में कभी नहीं आएगा, बेसिकली रेलवे एनटीपीसी वगैरह में कभी नहीं पूछेगा। तो अल्फा सेल ग्लूकागोन का स्त्रवण करती है, गामा सेल होती है वो सोमेटोस्टेटिन का स्त्रवण करती है, बीटा सेल होती है वो यहाँ पे इंसुलिन का स्त्रवण करती है। तो देख लो एक बार, इंसुलिन हार्मोन होता है ना, वो अग्नाशय ग्रंथि में पाए जाने वाले लैंगरहैंस के द्वीप समूह की बीटा कोशिकाओं से निकलता है। ये मैंने आपको समझा दिया। तो ये तो आपको ये समझ आया कि इंसुलिन कहां बना, कैसे क्या हुआ, ये प्रोसेस समझ आया। अब काम की बात, आपको इंसुलिन के कार्य समझने होंगे भैया, है ना। और क्वेश्चन आपका ज्यादातर बनने का चांस है कार्य पे ही बनेगा। कार्य आपको तब समझ आएगा जो कंसेप्ट में समझाऊं, उस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लो। क्योंकि अगर टाइट क्वेश्चन बन गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। टाइट क्वेश्चन आप तभी सही कर पाओगे जब आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा। तो टाइट क्वेश्चन को समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, इसलिए कॉन्सेप्ट में क्लियर करवा रहा हूं, आप आराम से क्लियर करो, ठीक है। चलो बताओ, आपकी बॉडी में क्या रक्त वाहिनियां मिलती है? रक्त वाहिनियां, ब्लड वेसल्स मिलती है? नहीं मिलती? मिलती है यार। आपको पता है हमारी बॉडी में खून पाया जाता है, और ये खून किस में घूमता रहता है? हमारी बॉडी का जो ब्लड है वो किस में घूमता रहता है? ये आपकी ब्लड वेसल्स आपकी रक्त वाहिनियों में घूमता रहता है ना। अब ये रक्त वाहिनियों में आपका खून घूम रहा है। अब एक बात बताओ, क्या आप जो भी खाते पीते हो, आपने खाना खाया, आपने पानी पिया, आपने जूस पिया, या फिर आपको कभी बीमार हो गया, आप टेबलेट ले रहे हो, आपने देखा कभी आपका सिर दर्द कर रहा है, पैरासीटामोल लेते हो, आपके हाथ पेट दर्द कर रहे हैं तब भी आप पैरासीटामोल ही लेते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम कोई भी टेबलेट लेते हैं तो वो पूरे जो टेबलेट का जो भी उसका काम होता है वो ब्लड में जाती है, ब्लड में जाके अपना काम करती है, और पूरी बॉडी में ब्लड इधर उधर होता रहता है। इस वजह से आपको पता है ब्लड में हम जो भी खाते पीते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने खाना खाया, जूस पिया, तो उनमें क्या होता है? ग्लूकोज होता है। तो हमारी बॉडी में क्या मिलेगा? ग्लूकोज भी मिलेगा। ग्लूकोज कैसा होता है? मीठा होता है। तो अगर ग्लूकोज मीठा होता है तो बताओ ये आपका ब्लड होगा, ये भी कैसा होगा? मीठा होगा। कैसा होगा? मीठा होगा। वो मीठा भी कैसा होगा? मीठा कैसा होगा? जैसे शहद मीठा होता है, इसी तरीके से ये ब्लड भी कैसा होता है भैया? मीठा होता है। कैसा होता है? मीठा होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी आपको धीरे धीरे सब समझ आएगा, ठीक है। तो अब आपको मैं अब इंसुलिन का काम पढ़ा रहा हूँ। इंसुलिन का काम पढ़ो, ये नॉलेज थी जो बताई मैं यहाँ पे। इंसुलिन, ये इंसुलिन है, ये आपका क्या है? ये इंसुलिन है। जो मैंने बस बना रखी है ना, ये इंसुलिन है। और इंसुलिन का काम क्या है वो आपको मैं बताता हूँ। इससे पहले एक बार इधर आ जाओ यहाँ पे। ये देखो मैंने इधर से ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया बना रखा है, मैंने आपका इधर से, ये आपका मैंने इधर से भैया माइटोकॉन्ड्रिया बना रखा है। ये मैंने क्या बना रखा है? माइटोकॉन्ड्रिया बना रखा है। अब माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? बचपन से जानते हो, पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है, नहीं बोला जाता है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे यार मेरे को नहीं पता, लेकिन इसको कोशिका का कुछ ऊर्जा का शक्ति ग्रह, कुछ ऐसे बोला जाता है। हाँ, ऊर्जा का शक्ति ग्रह, यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या प्रोसेसिंग होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन
पता है आपको, पता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर केंद्रक मिलता है। और आपको पता है जो ये ऑक्सीजन होती है ना, माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन को ग्लूकोज के साथ जोड़ देता है। किसके साथ जोड़ देता है? ग्लूकोज के साथ जोड़ देता है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी का निर्माण करते हैं, ऊर्जा का निर्माण करते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है। तो ये ग्लूकोज कहाँ से आएगा? ऑक्सीजन तो आप हम सांस ले रहे हैं जिससे आ रही है, लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज कहाँ से आएगा? तो ये काम इंसुलिन का होता है। जो ब्लड में जो ग्लूकोज होता है ना, इस ग्लूकोज को जो इंसुलिन होती है, ये क्या होती है? बस होती है। बस के अंदर ड्राइवर बैठा हुआ है और ये ड्राइवर साहब क्या करते हैं? यहाँ पे ग्लूकोज को यात्रा पे लेके जाते हैं। कहाँ लेके जाते हैं? जो ग्लूकोज है इसको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाते हैं। ये कौन पहुंचाता है? ये इंसुलिन पहुंचाता है। इंसुलिन क्या है? एक तरह का साधन है, एक तरह की बस है, एक तरीके का व्हीकल है। तो भाई साहब इंसुलिन की बस चल रही है, इंसुलिन की बस चल रही है। ऊपर भाई साहब आपका ग्लूकोज बैठा हुआ है, ऊपर आपका ग्लूकोज बैठा हुआ है। इंसुलिन हार्मोन की बस चल रही है और यहाँ पे आपको मिलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के जस्ट ऊपर आपको मिलेंगे यहाँ पे इंसुलिन ग्लूकोज के रिसेप्टर मिलते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या होता है? इंसुलिन का स्टैंड आ गया, यहाँ पे बस स्टैंड आ गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि बस आकर रुक जाती है। भाई साहब यहाँ के ब्रेक लग गए। अब बोले कि ग्लूकोज जी उतर जाइए, ग्लूकोज जी उतर जाइए। ग्लूकोज जी उतरेंगे और ग्लूकोज जी अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचते हैं। गंतव्य स्थान क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है, ग्लूकोज आ जाता है, एंट्री मार ली और यहाँ पे इसको ऑक्सीजन मिल जाता है। ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ये क्या प्रोड्यूस कर लेता है? एनर्जी प्रोड्यूस कर लेता है। तो भाई साहब इंसुलिन का काम तो क्या था? इसका काम तो बस एक स्थान से दूसरे स्थान पे ग्लूकोज को पहुंचाने का था। यानी कि ये तो बस का काम कर रहा था, तो ड्राइवर का काम कर रहा था। तो इस तरीके से एनर्जी बनती है। ये किसका काम हो गया? इंसुलिन का काम हो गया। अब बनता है भाई साहब क्वेश्चन, अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाए तो क्या होगा? बताओ, हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाए तो क्या होगा? बहुत बच्चे समझ गए होंगे। भाई साहब जो ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज अगर इंसुलिन की कमी है, अगर बस की कमी है, साधन की कमी है, तो ग्लूकोज यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि इसको बस की जरूरत है। इसको बस चाहिए, ये पैदल पैदल नहीं जा सकता, तो यहाँ पे नहीं पहुंच पाएगा। इस वजह से फिर क्या होता है? अगर ग्लूकोज की कमी हो जाए, ग्लूकोज की कमी हो जाए तो अब मैं बताता हूँ क्या होता है। इससे पहले कंसेप्ट छोटा सा, हमारी बॉडी में क्या किडनी मिलती है? क्या किडनी मिलती है? यस, हमारी बॉडी में किडनी मिलती है। किडनी का काम क्या होता है? किडनी का काम होता है फिल्ट्रेशन का, साफ सफाई करने का। जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको बाहर निकालने का काम किसका होता है? किडनी का होता है। तो क्या किडनी यहाँ पे वेस्ट मटेरियल कैसे निकालती है? ये ब्लड को छान के, ये छलनी होती है। तो मैं बताता हूँ, आपका ये ब्लड किडनी में भी जाता है। बच्चा जानता है ब्लड होता है, वो किडनी में भी जाता है। ब्लड जा रहा है साहब, किडनी में जा रहा है, और जैसे ही किडनी के पास आता है यहाँ पे छलनी पाई जाती है। ये छलनी पाई जाती है, यहाँ पे छलनी पाई जाती है, छलनी, और फिर आगे वही फिर से पाइप मिल जाएगा, ब्लड वेसल आ जाएगी। तो इस छलनी में क्या होता है? इस छलनी में क्या होता है? जो ये ब्लड होता है ना, ब्लड को साफ करता है। कौन साफ करता है? किडनी साफ करती है, किडनी साफ करती है। तो जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको क्या नाम देते हैं? हम यूरिन नाम देते हैं। बच्चा जानता है, यूरिन नाम देते हैं। और ये मूत्र के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब भी जानते हो, मूत्र के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। समझ गए होंगे। तो अब आप बोलोगे मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूं, तो सुनो मैं क्यों पढ़ा रहा हूं। देखो, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल दिया, बाकी ब्लड था वो बाहर चला गया। लेकिन सवाल ये था, ऐसा तो कब होगा? ये तो आइडियल कंडीशन में, अगर आदर्श कंडीशन है, इंसुलिन ठीक ठाक है, हमारी बॉडी में सही मात्रा में है, तो ऐसा होगा। लेकिन अगर इंसुलिन कम हो गया तो भाई साहब ग्लूकोज तो ब्लड में ही घूमेगा ना, फिर उसको तो यहाँ तक पहुंचना है, तो वो पहुंच नहीं पा रहा, तो फिर वो इधर इधर घूमेगा, ब्लड में घूम रहा है, और वो भी भाई साहब किडनी में जाता है। अगर वो किडनी में जाएगा तो डेफिनेटली ब्लड के साथ साथ क्या होता है? ब्लड में से जो छनेगा, जब छनती है छलनी में, तो क्या होता है भाई साहब जी? ये ग्लूकोज भी इस यूरिन में छन के आ जाता है। क्या होता है? ये भी यूरिन के साथ छन के आ जाता है। तो इससे क्या होगा? जो आपका यूरिन होगा, इसमें यूरिन प्लस ग्लूकोज दोनों चीजें मिलेगी। आपके यूरिन में क्या होगा? फिर इधर से देखो ग्लूकोज भी मिलेगा। और ऐसा कब होगा? जब इंसुलिन की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तब ऐसा होगा। इस कंडीशन में क्या होगा? फिर आपके ये यूरिन में आपको क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा। अब एक चीज बताता हूँ, समझ लेना, कॉन्सेप्ट है। एक हाथ में मुझे मेरे पानी की बोतल, हो सकता है आपको काली दिख रही होगी, है ना, पर ये पानी की बोतल है ना। एक हाथ में मेरे पानी की बोतल है और एक हाथ में मेरे में दूसरे में ये इंसुलिन की कमी होने पे क्या हो रहा है? यूरिन प्लस ग्लूकोज। दूसरे हाथ में मेरे एक और पानी की बोतल है जिसमें यूरिन, ये दूसरी बोतल है जिसमें यूरिन प्लस ग्लूकोज है। तो बताओ ज्यादा गाढ़ा कौन सा होगा? क्या गाढ़ा ये वाला होगा? गाढ़ा यूरिन प्लस ग्लूकोज ही गाढ़ा होगा ना यार, सिंपल सी बात है। वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, ये तो एकदम क्लीन है पानी, तो ये गाढ़ा होगा। तो हमारी बॉडी में आपको पता है पानी का एक गुण होता है, और पानी में कौन सा गुण पाया जाता है कि वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जाता है। इसकी अधिक सांद्रता है, ये गाढ़ा है इसलिए अधिक सांद्रता है, तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जाएगा। और सेम टू सेम ऐसा कैसा हमारी बॉडी में होता है? ऐसा कब होता है? अगर आपकी बॉडी में जो ये ग्लूकोज प्लस इसकी क्या है? इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, वाटर की कंसंट्रेशन कम है, आपकी बॉडी में पानी मिलता है, तो ये पानी बार बार यहाँ आएगा, निकल के ज्यादा से ज्यादा छन के आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि
कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जाने का गुण पाया जाता है किसके अंदर, पानी के अंदर। तो बार बार यहाँ पे मूत्र इकट्ठा होगा, बार बार टॉयलेट करने आप जाओगे। कंसेप्ट समझ आ गया। अगर इंसुलिन की कमी हो गई तो ग्लूकोज ब्लड में ज्यादा बढ़ेगा, तो फिर किडनी के थ्रू वो यूरिन में पहुंच जाएगा, बार बार मूतने जाओगे। बार बार मूतने क्यों जाओगे, क्योंकि आपको यहाँ पे पानी की ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो आपको पता होगा, अब इस डिजीज को मैं बता देता हूँ, इस डिजीज को नाम दिया जाता है, उस डिजीज का नाम होता है कि डायबिटीज। क्या नाम होता है, डायबिटीज। हिंदी में बोला जाता है मधुमेह। मधुमेह नाम क्यों बोला, क्योंकि मैंने बताया था जो ग्लूकोज होता है वो मीठा होता है। मीठा कैसा होता है, मधुमक्खी शहद की तरह मीठा होता है। तो इसी वजह से यहाँ पे यूरिन प्लस ग्लूकोज है, इसको नाम दिया जाता है मधुमेह, क्योंकि ये मीठा 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 निकल रहा है। अगर कोई इस यूरिन को पिएगा तो ये कैसा लगेगा, ये मीठा लगेगा। पी मत लेना कभी गलती से। आपने देखा होगा, अगर आपका कोई फ्रेंड हो जिसको डायबिटीज हो रहा हो, मधुमेह हो रहा हो, तो वो बार बार मूतने जाता है, बार बार मूतने जाता है, और एक पानी की बोतल हमेशा साथ रखता है अपने। अगर उसको पानी ना मिले तो वो बहुत जल्दी उसकी डेथ हो जाती है। इसलिए जो डायबिटीज का पेशेंट होता है वो यहाँ पे पानी की बोतल हमेशा साथ रखता है। तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, डेफिनेटली आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। थोड़ा एक बार नीचे देख लेते हैं हम, ये मैंने थ्योरी लिख रखा है कंप्लीट। इंसुलिन, अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी होगी तो ब्लड में क्या होगा, ग्लूकोज है वो बढ़ जाएगा। मैंने बताया था ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाएगा, और अगर ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा तो डेफिनेटली ब्लड मीठा होगा, और मीठा होगा तो फिर हम उसको, मैंने नाम दिया था मधुमेह। अगर यूरिन में ग्लूकोज चला जाएगा तो उसको मधुमेह नाम दिया था, और इसको साइंस की लैंग्वेज में बोला जाता है इस डिजीज को डायबिटीज मेलिटस। और मैं आपको बता देता हूँ, हमारा पूरा वर्ल्ड में हमारा इंडिया का पहला स्थान है किस चीज में, डायबिटीज के पेशेंट में। मधुमेह के सबसे ज्यादा रोगी हमारे इंडिया में ही मिलते हैं, और आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा ऐसा ये होता जा रहा है। ठीक है, कुछ ज्यादा ही ऐसा होता जा रहा है। तो अब डायबिटीज मेलिटस यहाँ पे दो तरीके का होता है। अब ये थोड़ा हाई लेवल का हो रहा है, आप चाहो तो एक बार देख लो, थोड़ा हाई लेवल का डेफिनेटली हो रहा है, पर अभी आगे मैं काम की चीजें बताऊंगा। तो मधुमेह डायबिटीज मेलिटस दो तरीके का होता है। जो फर्स्ट था वो आपका DM1 था, डायबिटीज मेलिटस 1। जो सेकंड था वो DM2 था, डायबिटीज मेलिटस 2। अब देखो, मेरे पास मान लो दो पेशेंट आ रहे हैं, एक है जो बच्चा है, दूसरा जो बड़ा है। तो मैं कैसे पहचानूंगा कौन से के अंदर कौन सा डायबिटीज है। तो पहचानने का सिंपल सा तरीका है, अगर पेशेंट की उम्र अगर 40 साल से कम है, 20, 25, 30 साल, 35 साल है, तो उसके अंदर कौन सा होगा, DM1 डायबिटीज मेलिटस 1 होगा। और अगर 40 साल से उम्र का अगर पेशेंट आ रहा है तो उसके अंदर डायबिटीज मेलिटस 2 होगा। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सुन लो। फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, इसको क्या है कि यार बहुत सारे टीचर है ना यहाँ पे आनुवांशिक रोग बताते हैं, ऐसे बोलते हैं कि ये जेनेटिक डिजीज है, लेकिन मैं क्लियर कर देता हूँ, दोनों ही जेनेटिक डिजीज नहीं है, ये नॉन जेनेटिक डिजीज है ना, ये आनुवांशिक रोग नहीं है, अनानुवांशिक रोग है ना। अब एक चीज देख लो, जो DM1 होता है, मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, जो डायबिटीज मेलिटस होता है ये 40 साल से कम उम्र में मिलता है ना, 40 साल से कम उम्र में मिलता है। और इसमें क्या होता है, हाँ ये बताना चाह रहा था मैं, इसमें क्या होता है, इसमें इंसुलिन हार्मोन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, इंसुलिन हार्मोन की कमी। तो इसके इलाज के लिए, किसी को DM बना तो उसके इलाज के लिए क्या करेंगे, उसको इंसुलिन का इंजेक्शन दे दिया जाता है। उसको क्या किया जाता है कि इंसुलिन का इंजेक्शन दे दिया जाता है, अगर किसी के अंदर DM1 हो गया तो ये इसका तरीका है। लेकिन जो सेकंड DM2 है, इसमें क्या होता है, इसमें इंसुलिन की कमी नहीं होती। लेकिन आप बोलोगे मैंने तो यहाँ इंसुलिन में कमी इधर दिखा रखा है, ये मैंने इंसुलिन में कमी दिखा रखा है, लेकिन सुनो DM2 में इंसुलिन की कमी नहीं होती। बताओ DM2 में क्या होता है, DM2 में ये होता है, जो यहाँ पे स्टैंड है ना, इस इंसुलिन का स्टैंड, ये स्टैंड खराब हो जाता है, और इस स्टैंड को साइंस की लैंग्वेज में बोला जाता है ग्राही। यानी कि यहाँ पे इंसुलिन के ग्राही खराब हो जाते हैं। इस वजह से क्या होता है, चाहे ग्राही खराब हो चाहे इंसुलिन खत्म हो, बात तो एक ही है ना, काम तो नहीं हो पा रहा। तो इस वजह से ये भी नॉन जेनेटिक डिजीज है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ग्राही खराब हो जाते हैं। इंसुलिन तो नॉर्मल होता है इसकी बॉडी में, DM2 वाले पेशेंट की बॉडी में, लेकिन इसके रिसेप्टर खराब हो जाते हैं, ग्राही खराब हो जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है, ये DM2 बीमारी क्यों होती है, DM2 बीमारी क्यों होती है, ये होती है मोटापे की वजह से, ओबेसिटी की वजह से, एल्कोहल ज्यादा पीने की वजह से, स्मोकिंग की वजह से। और इसीलिए DM2 को नाम दिया जाता है लाइफ स्टाइल डिजीज। लाइफ स्टाइल डिजीज यानी कि दैनिक जीवन से संबंधित ये रोग है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बताओ DM1 और DM2 में यहाँ पे लाइफ स्टाइल डिजीज कौन सी है, तो आंसर क्या टिक करके आना है, DM2 टिक करके आना है। समझ आ गया होगा, मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ा दिया। अब आगे कुछ देख लेता हूँ, थोड़ी बहुत मैंने थ्योरी वगैरह लिख रखी है, रुकिए। ओके, थ्योरी मैंने लिख रखी, मैंने वैसे आपको सब कुछ बता दिया, ठीक है। अब इसके इलाज के लिए मैंने बताया था, अगर आपको DM1 हो रहा है किसी को, तो इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है, या फिर एक और तरीका होता है जीन थेरेपी। और जीन थेरेपी में एक अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है एली लिली, हिंदी में लिख देता हूँ, एली लिली नाम है। ये क्या करती है, आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाती है, जो कि सुअर से निकाला जाता है और फिर उसको ह्यूमन बॉडी के अंदर डाला जाता है, ठीक है। बहुत हाई लेवल पे पहुंच गई साइंस, ये आपके शायद क्वेश्चन आ सकता है, समझ लेना। दो इलाज है, एक तो या तो इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन दे दो, या फिर जीन थेरेपी कर दो। अब आगे पढ़ो। यह हार्मोन ब्लड ग्लूकोज को कोशिका तक लेकर जाता है। मैंने बताया था इंसुलिन बस होती है जो कोशिका तक ग्लूकोज को माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाती है और ऊर्जा बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ जुड़कर। इस हार्मोन की कमी से डायबिटीज मेलिटस होता है या मधुमेह रोग हो जाता है। मैंने बताया था इस रोग में ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और मूत्र में ग्लूकोज आ जाता है। इसको क्या नाम दिया था, इसको मधुमेह नाम दिया था, है ना। फिर इसके उपचार के लिए इंसुलिन हार्मोन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं।
तो आज का लेक्चर में यहीं पर समाप्त होता है। मैंने आपको सारा सब कुछ बता दिया, इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता। कोई क्वेश्चन नहीं बचा जो मैंने आपको नहीं बताया हो। हाँ बस एक ये जरूर से देख लो, मैं बता देता हूँ, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। अल्फा सेल से ग्लूकागोन निकला था। ग्लूकागोन का काम इंसुलिन का जस्ट उल्टा होता है। इंसुलिन का काम क्या था? ब्लड से ग्लूकोज ज़्यादा से ज़्यादा निकालता था और माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाता था। लेकिन ग्लूकागोन हार्मोन का काम होता है ब्लड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज का पहुंचाना। ब्लड के अंदर कोशिका में कम से कम जाना देता है, वो ब्लड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बनाता है, इसलिए इसको ग्लूकागोन नाम दिया जाता है। वो इसलिए इसका एक फंक्शन होता है ना, नॉलेज के लिए बताया बस। सोमेटोस्टेटिन में आपको ग्रोथ हार्मोन के साथ पढ़ाऊंगा, पीयूष ग्रंथि के साथ, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम पीयूष ग्रंथि देखने वाले हैं। आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। अग्राशय ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि थी, इसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों पार्ट मिलते हैं। एंडोक्राइन पार्ट आपका हार्मोन बनाता है, एक्सोक्राइन पार्ट आपका एंजाइम बनाता है। जो आपका एंडोक्राइन पार्ट होता है, मैंने इसको बताया था लैंगर-एंगल्स के द्वीप समूह बनाता है, क्योंकि इसमें मैंने बताया था भूभाग की तरह कोशिकाएं होती है और ये कोशिका द्रव्य में पड़ी हुई होती है, इसलिए इसको लैंगर-एंगल्स के द्वीप समूह बोला था। लैंगर-एंगल्स एक साइंटिस्ट था। ये 3 कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। ग्लूकागोन, इंसुलिन और सोमेटोस्टेटिन यहाँ पे क्रमशः ये हार्मोन रिलीज करते थे। ध्यान रखना, बीटा सेल होती है वो इंसुलिन हार्मोन का यहाँ पे स्त्रवण करती है। फिर इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि के बीटा कोशिकाओं से निकलते थे। मैंने बताया था इंसुलिन का काम क्या होता था, ब्लड वेसल रक्त वाहिनियों से ग्लूकोज को निकालता था। इंसुलिन एक बस की तरह काम करता था और यहाँ पे जो रिसेप्टर होते थे यहाँ तक पहुंचाता था, ग्लूकोज को उतार देता था। माइटोकॉन्ड्रिया के साथ जुड़कर, ऑक्सीजन के साथ जुड़कर एनर्जी प्रोड्यूस करता था। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? इसलिए इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। और इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? आपके ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा, किडनी में ग्लूकोज जाएगा, छनेगा, छन के मूत्र में जाएगा, मूत्र में जाने के बाद क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज आपके यूरिन के साथ मिल जाएगा, इसीलिए फिर वो गाढ़ा हो जाता है, सांद्र हो जाता है। तो ये पानी होता है, पानी भी इधर आ जाएगा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा टॉयलेट करता है कौन? जो डायबिटीज का जो मधुमेह का रोगी होता है वो। बस ये होता है और बाकी मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया। तो बहुत आसान लेक्चर था, मैंने डिटेल में इसलिए पढ़ाया कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो, सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो अब आपको एक काम करना है, बस फर्स्ट तो ये नोट्स डाउनलोड कर लेना, और हाँ टेलीग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ भी ये नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आप भी यार देखो चैनल पे नए हो और चैनल भी नया है, तो आपको बस सपोर्ट करना है, जिससे हम एग्जाम तक जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर करवा सके। हमें भी थोड़ी एनर्जी की जरूरत है, ठीक है। तो mvidyarthi.com पर जाकर आप नोट्स डाउनलोड कर लेना, और इसके बाद में आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछो, और सारा सिलेबस बहुत जल्दी कवर होने वाला है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आएगा भैया क्या? पीयूष ग्रंथि। क्या आएगा? पीयूष ग्रंथि आएगा। क्या आएगा? पीयूष ग्रंथि आएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट भैया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रिवीजन करके आना, नेक्स्ट लेक्चर में पीयूष ग्रंथि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। टाटा बाय बाय।